तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये लिखोगे, when we dilute an acid solution, when we dilute an acid solution, we add water to it, full stop. Because the number of H plus ions in the solution remains same, but the volume of solution increase. Hence, the concentration of H3O plus ions decrease. तो ये आंसर इस तरीके से लिखना है आपको। किसी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो ये बात आप नोट कर लेना, H प्लस एक्वस को ही H3O प्लस एक्वस बोला जाता है, इन दोनों को ही हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसमें हमसे पूछा गया बेस के बारे में। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो आपसे उल्टा करने के लिए बोला गया बेसिक सॉल्यूशन में। तो क्वेश्चन जो है उसमें आपको ये कहा गया है कि आपके पास एक बेसिक सॉल्यूशन है ऑलरेडी, ये बेसिक सॉल्यूशन था। तो बेसिक सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया हमने इसमें पहले से ही NaOH को पानी में डिसॉल्व कर रखा है। तो NaOH को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। तो ये कहलाता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ऑलरेडी। अब हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा और NaOH इसके अंदर डाल दिया, NaOH डाल दिया इसके अंदर और। तो बच्चों देखो यहां पर वॉल्यूम जो थी सॉल्यूशन की उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि NaOH डाल रहे हैं, सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। तो ये सॉल्यूट जब हम डालेंगे तो एक तो पहले ही OH माइनस आयन इसमें थे और ये जो NaOH डाला इससे भी OH माइनस आयन और बनेंगे। तो ये नंबर ऑफ OH माइनस आयन जो है वो इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस इंक्रीज, क्योंकि पहले भी थे और हमने और जो है वो बेस इसके अंदर ऐड कर दिया। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उतना ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आया। तो इस वजह से अब क्या होगा, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला तो वही रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH माइनस आयन इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वैल्यू बढ़ गई, इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज। तो अब आप क्या लिखोगे इस क्वेश्चन के आंसर में, आपको ये लिखना है कि व्हेन वी ऐड NaOH to the basic solution, when we add NaOH to basic solution, more OH minus ion are produced, more OH minus ions are produced, hence the number of OH minus ions in the solution increase, whereas volume remains same. Due to this, concentration of OH minus ions increase। तो ये हो गया इस प्रॉब्लम का आंसर।
अब इसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया you have two solutions A and B। आपके पास दो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है A और दूसरा सॉल्यूशन हमें दे रखा है B। pH ऑफ सॉल्यूशन A इज 6, इसकी pH वैल्यू दे रखी है 6 और दूसरी सॉल्यूशन की pH वैल्यू दे रखी है 8। अब आपको ये बताना है इन दोनों में से किस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कौन सा इनमें से एसिडिक होगा और कौन सा बेसिक होगा। तो बच्चों आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। और ये फॉर्मूला लिखवाने के बाद आपको एक बात मैंने यहां पर नोट करवाई थी, H+ की वैल्यू अगर बड़ी होती है तो pH की वैल्यू छोटी आती है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव साइन उसकी वैल्यू को घटा देता है। किसी बच्चे को अगर इस बात के अंदर जो है वो कोई डाउट रहता है तो इस तरीके से मैथ्स का ग्राफ बना दिया करो। ये है हमारा ओरिजिन 0, इससे नीचे की वैल्यूज होती है नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब मान लो कोई भी वैल्यू जो है वो बड़ी होगी या छोटी होगी, ये हमें चेक करना है। तो जो नीचे वाला नंबर होता है वो ज्यादा नेगेटिव होता है, मतलब वो ज्यादा स्मॉल रहता है। जो ऊपर वाला नंबर होता है वो कम नेगेटिव होता है, मतलब वो लार्ज होता है। तो देखो अगर कहीं पर भी H+ की कंसंट्रेशन जो है वो 10 की पावर -6 आती है तो ही pH की वैल्यू जो है वो 6 आती है। दूसरी तरफ H+ की वैल्यू अगर 10 की पावर -8 होती है तो ही pH की वैल्यू 8 आती है। अब देखो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 10 की पावर -6 या फिर 10 की पावर -8। तो 10 की पावर -8 जो है वो एक छोटा नंबर होगा 10 की पावर -6 से। तो ये नंबर जो है वो बड़ा है, ये नंबर जो है वो छोटा है। जो बड़ा नंबर होता है उसकी pH की वैल्यू छोटी आती है, जो छोटा नंबर होता है उसकी pH की वैल्यू बड़ी आती है। तो जिसके अंदर pH की वैल्यू कम आ रही है इसके अंदर H+ की वैल्यू क्या रहेगी, लार्ज, और जिसके अंदर pH की वैल्यू बड़ी आ रही है इसके अंदर H+ की वैल्यू रहेगी स्मॉल। तो आपसे ये पूछा गया, पहला सवाल पहला पार्ट ये पूछा गया इनमें से किस सॉल्यूशन में H+ ज्यादा होगा, which has more concentration of H+। तो इसमें H+ की कंसंट्रेशन ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ की बात हो रही है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज लार्ज इन सॉल्यूशन A। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद में ये पूछा गया सेकंड पार्ट में इन दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक होगा और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो देखो बच्चों, एसिड के लिए हमने रेंज पढ़ी थी। एसिड जो होते हैं उनकी pH रेंज होती है 0 से लेके 7 तक, और बेस जो होते हैं उसकी pH रेंज कहां से कहां होती है, 7 से लेके 14 तक। ये pH वैल्यू शो कर रहा है 6, इसका मतलब हो गया ये सॉल्यूशन हो जाएगी एसिडिक। इसकी pH वैल्यू आ रही है 8, इसका मतलब ये सॉल्यूशन हो जाएगी बेसिक। तो आप लास्ट में एक सेंटेंस बना के लिख देना, सॉल्यूशन A इज एसिडिक बिकॉज इट हैज अ pH वैल्यू बिटवीन 0 to 7, और सॉल्यूशन B इज बेसिक बिकॉज इट हैज अ pH वैल्यू बिटवीन 7 to 14। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, इसमें हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इफेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ H+ ion have on the nature of solution। What effect देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में। तो आपको यहां पर एक ही बात लिखनी है, द सॉल्यूशन विच हैज more concentration of
H plus ion is a strong acid. दूसरे में the solution which has low concentration of H plus ion is a weak acid. तो जिसमें H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है मतलब वो एसिड जो है वो जल्दी टूट जाता है, तो ऐसे एसिड्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरी तरफ जिस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस की कंसंट्रेशन कम रहती है उसको हम वीक एसिड भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H प्लस आयन? इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक? अब देखो बच्चों, अगला सवाल जो है वो कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया, बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन होते हैं, आपको बताना है होंगे या नहीं होंगे। तो बच्चों देखो, कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे वो एसिडिक सॉल्यूशन है चाहे वो बेसिक सॉल्यूशन है, उन सभी के अंदर H प्लस आयन भी होगा और OH माइनस आयन भी होगा। तो H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन दे आर प्रेजेंट इन ऑल दी सॉल्यूशंस। ऑल दी सॉल्यूशंस का मतलब एसिडिक भी और बेसिक सॉल्यूशन भी। डिफरेंस कहां होता है? जिस सॉल्यूशन में H प्लस ज्यादा होते हैं वो एसिडिक बन जाता है, और जिस सॉल्यूशन में OH माइनस आयंस ज्यादा होते हैं वो बेसिक बन जाता है। तो मान लो जैसे कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में 10 H प्लस के आयंस हैं और 5 OH माइनस के आयंस हैं। तो 10 H प्लस के आयंस थे, OH माइनस से ज्यादा हो गए, तो इस वजह से ये सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और अब अगर हम उल्टा कर देते हैं, अगर अब किसी सॉल्यूशन के अंदर आपके पास 5 H प्लस आयन है और 10 OH माइनस आयन है, तो OH माइनस ज्यादा हो गए, तो ऐसी सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगी बेसिक सॉल्यूशन। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई सॉल्यूशन जो है उसमें बिल्कुल ही H प्लस आयन ना हो या किसी सॉल्यूशन में बिल्कुल ही OH माइनस आयन ना हो। ऐसा क्यों नहीं मिलता, इसके पीछे कारण क्या है? कारण जो है वो अभी हमने क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर हमने देखा था। बच्चों ये पॉइंट याद रख लेना, कभी भी भूलना मत इसको। एसिड पानी में डालोगे तो ही काम करेगा, तो ही इफेक्टिव होगा। ऐसे ही बेस जो है इसको भी जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ही ये अपना इफेक्ट दिखाता है, बिना पानी के ये अपना इफेक्ट नहीं दिखाते। और पानी जो होता है, पानी के अंदर एक एबिलिटी होती है, ये स्लाइटली डिसोसिएट होता है। पानी जो है वो थोड़ा धीरे धीरे डिसोसिएट होता रहता है। इस डिसोसिएशन की वजह से चाहे तो एसिड लो या बेस लो, H प्लस और OH माइनस दोनों प्रेजेंट होते हैं इनके सॉल्यूशंस में। तो कोई भी एसिड बिना पानी के अपना असर नहीं दिखा सकता, कोई भी बेस बिना पानी के अपना असर नहीं दिखा सकता। इन दोनों को अपना इफेक्ट दिखाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और वाटर के अंदर क्योंकि दोनों आयंस प्रेजेंट होते हैं, H प्लस भी और OH माइनस भी, इस वजह से एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर भी H प्लस भी होगा और OH माइनस भी होगा, और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर भी H प्लस और OH माइनस दोनों आयंस प्रेजेंट होंगे। जब आप इस वाटर में HCl डाल देते हो तो HCl जो है वो H प्लस प्रोड्यूस करता है, और ये H प्लस और ये H प्लस ये मिलके क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो वाटर से जो OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा था, ये OH माइनस कम रह जाता है और ये H प्लस का अमाउंट बढ़ जाता है। इस वजह से सॉल्यूशन एसिडिक बन जाती है। जब आप इसी वाटर के अंदर बेस डालते हो NaOH, तो बेस क्या करेगा, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। तो अब क्या हो जाएगा, H प्लस तो उतना ही रह जाएगा जितना पानी से प्रोड्यूस हुआ था, और ये जो पानी से OH आया है ये, और जो NaOH से OH आया है ये ज्यादा हो जाएंगे मिलके, तो इस वजह से सॉल्यूशन बेसिक बन जाएगी। तो कोई भी एसिड या कोई भी बेस बिना पानी के अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकता। पानी के अंदर दोनों आयंस प्रेजेंट होते हैं, H प्लस भी और OH माइनस भी।
तो अगर हम पानी के अंदर एसिड डालते हैं तो एसिड डालेंगे तो H प्लस का अमाउंट बढ़ जाएगा, इसकी वजह से वो एसिडिक हो जाएगी सॉल्यूशन। अगर हम पानी के अंदर बेस डालते हैं तो बेस OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा और इसकी वजह से सॉल्यूशन कैसी हो जाएगी, बेसिक। तो यही कारण था कि जब बेसिक सॉल्यूशन जो है उसके अंदर भी H प्लस आयन प्रोड्यूस प्रेजेंट होगा और ये बेसिक होते हैं क्योंकि इसके अंदर OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो अब आप आंसर लिखोगे इस तरीके से, when a base is added to water, first water weakly dissociate to produce H plus and OH minus ions। तो आप इस तरीके से लिखोगे H plus and OH minus। Base also produces OH minus ions in water। एग्जाम्पल लिख दिया, NaOH वाटर में डाला, इसने प्रोड्यूस किया Na plus aqueous and OH minus ion aqueous। Now because number of OH minus ion is more than number of H plus ions, therefore this solution is basic in nature। तो बच्चों ये हो जाएगा इसका आंसर। इस H प्लस आयन कम होने की वजह से और OH माइनस आयन जो है वो ज्यादा होने की वजह से ये जो सॉल्यूशन है दिस इज बेसिक इन नेचर। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, under what soil conditions do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime or slackline or chalk? एक किसान है, इस किसान के पास एक खेत है। अब ये किसान जो है वो अपने खेत में क्या डाल रहा है, ये फार्मर अपने खेत में डाल रहा है इनमें से कोई एक चीज, या तो ये अपने खेत में क्विकलाइम डालेगा, या फिर ये इसके अंदर स्लैगलाइम डालेगा, या फिर ये इसके अंदर लाइमस्टोन दैट इज CaCO3 डालेगा। आपसे पूछा गया है ये तीनों चीजें ये फार्मर कब ऐड करता है अपने फील्ड के अंदर, अपने खेत के अंदर। तो देखो बच्चों, अगर आपको नेचर पता है इन तीनों चीजों की तो आप इस क्वेश्चन का बड़े आराम से आंसर दे दोगे। क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, क्विकलाइम इज CaO। CaO का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब ये मेटल का ऑक्साइड है, और आपको ये पता होगा मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, ये बेसिक होते हैं। ऐसे ही स्लैक्टलाइम, स्लैक्टलाइम का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, मेटल का हाइड्रोक्साइड, ये भी कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में। कैल्शियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है। तीनों चीजें बेसिक है नेचर में। तो कोई भी फार्मर किसी बेसिक सॉल्ट को अपने फील्ड के अंदर कब डालेगा, जब उसका फील्ड एसिडिक हो जाए, तब यूज करा जाएगा ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस जो कि बेसिक हो नेचर में। तो ये रीजन था, अगर ये किसान अपने खेत में इन चीजों का यूज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके खेत का जो सॉइल है वो एसिडिक हो चुका है नेचर में। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए उसने बेसिक जो केमिकल्स है इनका यूज किया अपने खेत के अंदर। तो बच्चों, जितना ज्यादा अगर आपका फील्ड जो है, जो खेत है, उसके सॉइल की पीएच वैल्यू न्यूट्रल के आसपास रहेगी या स्लाइटली बेसिक रहेगी, उतनी ही ज्यादा फर्टिलिटी ज्यादा होगी फील्ड की। और जितना ज्यादा एसिडिक बनाओगे खेत को, उसकी सॉइल की पीएच वैल्यू जो है उसको कम करते जाओगे, तो उतनी ही उसकी फर्टिलिटी कम होती जाती है। तो इसी वजह से किसान जो है वो अपने खेत के अंदर ऐसी चीजें डालते हैं जो उसकी एसिडिटी को कम कर दे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको लिखना क्या है, अ फार्मर एड these
chemicals in his field when the field becomes acidic in nature, because these chemicals are basic in nature, they reduce acidity of soil and increase its fertility. तो इसकी फर्टिलिटी जो है वो बढ़ा देंगे ये केमिकल सब्सटेंसेस। तो ये हो गई हमारी ये इंडेक्स प्रॉब्लम। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमें दे रखी है, इसमें हमें बोला गया व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। इसका कॉमन नेम क्या है? तो CaOCl2 इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इट यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। तो आपने रिएक्शन पढ़ी होगी ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन में, CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 गैस, तो ये बनाएगा CaOCl2 प्लस H2O। ब्लीचिंग पाउडर बन गया यहां पर। तो ये केमिकल सब्सटेंस CaOH होल ट्वाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सोडियम कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए किसको यूज किया जाता है? तो आपको बताया था वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, this is used for softening of hard water, softening of hard water। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, what will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated, give the equation of the reaction involved। तो बच्चों आपको प्रिपरेशन दिखाई है मैंने, Na2CO3 की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaHCO3, इसको जब आप हीट करते हो ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस इज रिलीज्ड। तो ये प्रिपरेशन में लिखी थी हमने वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन में, जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये रिएक्शन होगी। Next question is, write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water। plaster of Paris और water के बीच में रिएक्शन लिख के दिखाओ। तो ये हमने जिप्सम के प्रिपरेशन में ये रिएक्शन लिखी थी। जिप्सम का प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो CaSO4.12H2O, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको आप रिएक्ट करवाओगे वाटर के साथ तो ये बनाएगा CaSO4.2H2O, दिस इज कॉल्ड जिप्सम। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारी इंडेक्स प्रॉब्लम बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में मैं आपको जो चैप्टर के लास्ट में प्रॉब्लम्स दी गई हैं, ये मैंने आपको असाइनमेंट में दी थी और आपसे बोला था इनका जो है वो आप आंसर लिखेंगे। तो मैं इनके आंसर्स लिख रहा हूं, आप इनको जो है वो चेक कर लेना और करेक्ट कर लेना इसी के अकॉर्डिंग। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज दे रखी है चैप्टर के लास्ट में, उनके आंसर्स लिखे मैंने। फर्स्ट का ऑप्शन आएगा डी, सेकंड का बी, थर्ड का डी, फोर्थ का सी। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको रिएक्शंस लिखने के लिए बोला है, तो मैंने ये रिएक्शंस लिखी हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस है ये। आप अपनी रिएक्शंस जो आपने लिखी थी असाइनमेंट में उनको चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें पूछा गया कि आप कैसे प्रूव करोगे कि अल्कोहल और ग्लूकोज जो है उनके अंदर हाइड्रोजन होने के बाद भी वो एसिड नहीं होते। तो बच्चों अगर H+ प्रोड्यूस होगा तो ही तो एसिड होगा। तो इनके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करा के देख लो, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है तो इसका मतलब इनके अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे, तो ये एसिड हो सकते हैं। लेकिन अगर एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती तो इसका मतलब ये एसिड नहीं है। तो इनके थ्रू जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो इनमें कंडक्शन देखने को नहीं मिलता, दे आर नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। तो इसका ये मतलब हुआ कि इनके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया डिस्टिल वाटर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता बट रेन वाटर करता है। तो आपने बच्चों पढ़ा होगा एसिड रेन।
एसिड रेन जो है वो गैसेस के डिसॉल्व होने के बाद में बनती हैं। तो जब रेन वाटर के साथ गैसेस डिसॉल्व हो जाती हैं तो वो कुछ एसिड बना लेती हैं, जैसे कि कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये बन जाता है जब एसिड रेन होती है जहां पर। तब इस एसिड की वजह से H+ आयन जो है वो बनने लग जाते हैं रेन वाटर में, और इसी वजह से रेन वाटर जो है वो बन जाता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हो गए आंसर अप टू क्वेश्चन नंबर 7। आगे के क्वेश्चंस भी मैं लिख देता हूं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आपको। 5 टेस्ट ट्यूब ली गई, इन पांचों टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई सॉल्यूशन डाला गया और उसमें फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर को ऐड किया गया। यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करने के बाद पीएच वैल्यूज हमें मिलती है ये। अब आपको इन पीएच वैल्यूज को देखकर ये बताना है कि इनमें से कौन सा न्यूट्रल होगा, कौन सा स्ट्रांगली एसिडिक होगा, कौन सा वीक एसिड होगा, कौन सा स्ट्रांग बेस, कौन सा वीक बेस। तो याद रखने के लिए बच्चे ये वैल्यूज जो है ये आप नोट कर लेना। पीएच वैल्यू 0 से 3 अगर किसी सॉल्यूशन की लाइक करती है तो वो एक स्ट्रांग एसिड होता है, 3 से 7 पर वीक एसिड होता है। अगर किसी की वैल्यू 3 भी आ जाती है तो उसको हम वीक एसिड ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो 0 से 3 का मतलब हो गया लेस देन 3। 7 से 10 जो है वो एक वीक बेस होता है, और 10 से 14 जो है वो एक स्ट्रांग बेस होता है। अगर किसी की वैल्यू 10 आ जाती है तो उसको हम वीक बेस काउंट करेंगे। जो 7 वैल्यू आती है अगर किसी सॉल्यूशन की तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ये पीएच वैल्यूज दे रखी थी, हमसे पूछा गया था कौन सा सॉल्यूशन कैसा होगा, तो इस तरीके से हम इन वैल्यूज का यूज करके ये आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है ए और बी। ए टेस्ट ट्यूब में आपने मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको डाल रखा है डाइल्यूट HCl में। दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने उतनी ही लेंथ का मैग्नीशियम रिबन लिया और इसको डाल रखा है आपने एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में। अब आपसे ये पूछा गया किस सॉल्यूशन में जो गैस निकलेगी वो ज्यादा जल्दी निकलेगी, ज्यादा विगरसली निकलेगी। तो बच्चों HCl हमें पता है एक स्ट्रांग एसिड होता है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है। HCl स्ट्रांग एसिड है, इस वजह से ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा। जल्दी रिएक्ट करेगा तो यहां से गैस जो है वो जल्दी निकलेगी इस टेस्ट ट्यूब के मुकाबले। तो ये हो गया इन दो क्वेश्चंस का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ये बोला गया आपको फ्रेश मिल्क जो होता है इसकी पीएच वैल्यू होती है 6। जब इसको हम दही में कन्वर्ट करते हैं, कर्ड जब हम बनाते हैं इसका, तो इसकी पीएच वैल्यू कैसे चेंज होती है, और एक्सप्लेन कीजिए कि ये पीएच वैल्यू किस तरीके से चेंज होगी। तो देखो बच्चों, जो दूध होता है वो पीते टाइम आपको खट्टा नहीं लगेगा, तो इसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 के आसपास ही रहती है। जब इसके अंदर हम थोड़ा सा दही या लस्सी डाल देते हैं तो दही या लस्सी के अंदर एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, दूध के अंदर हमारे पास एक शुगर होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज शुगर। ये बैक्टीरिया इस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये लैक्टिक एसिड जो है वो खट्टा होता है और दही के अंदर यही प्रेजेंट होता है, दही या लस्सी में। तो ये पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी जब हम दूध से दही बनाएंगे तब। और क्यों डिक्रीज होगी, इस बैक्टीरिया की वजह से। ये बैक्टीरिया दूध के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उसको कन्वर्ट कर देता है एक एसिड में, इस वजह से ये पीएच वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। आपको इस तरीके से इस आंसर को लिखना है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें आपको दो पार्ट्स दिए गए। पहले पार्ट में पूछा गया कि दूध वाला जो है वो अब दूध के अंदर बेकिंग सोडा क्यों डालता है। तो ये क्वेश्चन हमने किया था यूजेस में भी। बेकिंग सोडा को एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है मिल्क के अंदर, ताकि उसकी पीएच जो है वो कम ना हो पाए। अगर उसकी पीएच वैल्यू कम हो जाती है तो दूध जो है वो रैंसिड हो जाता है, रैंसिडिटी ऑफ मिल्क बोला जाता है इसको। तो रैंसिडिटी ऑफ मिल्क को अवॉइड करने के लिए बेकिंग सोडा एज ए प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट इसी का ही पूछा गया, दही जो है वो जमने में ज्यादा टाइम क्यों लेता है, क्योंकि एक टेम्परेचर स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में ये पूछा गया कि पीओपी को जब स्टोर करते हैं तो उसको हमें ड्राई कंडीशंस पर स्टोर करना पड़ता है, ऐसा क्यों। क्योंकि पीओपी जो है ये हवा के अंदर से मॉइस्चर जो है उसको एब्जॉर्ब कर देता है और हार्ड हो जाता है, और हार्ड होके क्या बना लेता है, जिप्सम। तो ये पीओपी था, ये जिप्सम है। जिप्सम जो है वो हमारे फिर किसी यूज का नहीं बचता, इसको हम यूज नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर। तो इस वजह से पीओपी को हमें ड्राई कंडीशंस पर स्टोर करना पड़ता है। अगले जो दो क्वेश्चंस है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, ये आपको जब मैंने थ्योरी की थी तब मैंने लिखवा दिए थे, तो आप इनको वहां से देख के नोट कर लेना। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस हो गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।